तो नाज़िम, बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन ने मजीद कार्रवाई रोक दी है। हम मजीद आगे नहीं बढ़ सकते। कमीशन सरबरा जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से यह कहा गया है। मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर है, इसलिए मजीद काम जारी नहीं रख सकते। अटॉर्नी जनरल साहब, हम माजरत ख्वाह हैं। हमें कई बार बहुत तकलीफ दे किस्म के टास्क मिलते हैं। हम वो टास्क एंजॉय नहीं कर रहे होते, मगर हल्फ के तहत करने के पाबंद हैं। हल्फ के तहत इसकी इजाज़त ना होती तो माजरत करके चला गया होता। हमें क्या पड़ी थी कि हमें इजाफी काम का कुछ नहीं मिलता। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन ने मजीद कार्रवाई रोक दी। बिल्कुल, ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा कर रहे थे और वफाकी हुकूमत ने खुसूसी तौर पर इस कमीशन को तश्कील दिया था कि उन ऑडियोज़ की तहकीकात की जा सकें जो सोशल मीडिया पर और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी वायरल थी मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुतल्लिक। लेकिन इस कमीशन जो बहुत तेज़ी से काम का आगाज़ कर चुका था, लेकिन अब इसको ब्रेक्स लग चुकी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस कमीशन को मज़ीद कार्रवाई से रोका था और आज 1 घंटे तक इस कमीशन की कार्रवाई हुई। लेकिन इस कमीशन ने कार्रवाई तो कोई नहीं की, लेकिन मुकम्मल तौर के ऊपर जायज़ा लिया सुप्रीम कोर्ट की उन प्रोसीडिंग्स का जिनके तहत ये प्रोसीडिंग्स रोकी गई हैं, ये कार्रवाई रोकी गई है। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शिकवार उस ग्राउंड्स का हवाला दिया और उनको डिस्कस किया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रोक दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें बज़ाहिर लगता है कि बहुत से अहकामात की और आइन की खिलाफ वर्जी की गई, लेकिन क्योंकि जुडिशल ऑर्डर है हम उस एहतराम में अब मज़ीद कार्रवाई नहीं कर सकते। पहला हवाला उन्होंने दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिस दिए बगैर कमीशन को कार्रवाई से रोका है, इसकी आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है। ज़रूरी था और रूल्स और प्रोसीजर ये कहता है कि पहले तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी करके फिर स्टे ऑर्डर दिया जा सकता था, लेकिन जो 5 रुकनी बेंच है उसने ऐसा नहीं किया। दूसरा हवाला दिया गया कि जो प्राइवेसी की बात की गई तो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि प्राइवेसी जो है वो सिर्फ किसी शख्स की डिग्निटी या फिर एक घर के अंदर की प्राइवेसी तक तो महदूद किया जा सकता है, बट एक पब्लिक प्लेस के ऊपर या किसी के दरमियान होने वाली कोई ऐसी गैर अखलाकी गुफ्तगू या एक ऐसी गुफ्तगू जिससे किसी दूसरे शख्स को मुतासर हो सकता है, वो प्राइवेसी के ज़ुमरे में नहीं आती। उन्होंने कहा कि क्या सड़कों पर लगे जो कैमरे हैं क्या वो भी प्राइवेसी में आएंगे, या अगर कोई कहे कि जज को पैसे देने हैं या जज के नाम के ऊपर पैसे लिए जाएं तो क्या वो गुफ्तगू भी प्राइवेसी के नाम पर आएगी, इसको भी उन्होंने रद्द किया। साथ में ये भी कहा कि जो वकला हैं जिन्होंने अदालत में आने की, कमीशन के सामने आने की जहमत नहीं की और टीवी टॉक शोज़ में उन्होंने इसका डिस्कस किया, ये भी न सिर्फ वकला के जो कवायद हैं उनके खिलाफ वर्जी है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, इसके साथ साथ दीगर कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। लिहाजा वकला को चाहिए कि वो जो पेंडिंग केसेस हों या पेंडिंग मामलात हों उनके ऊपर टीवी और टॉक शोज़ में डिस्कशन ना करें। इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि जो ये कहा गया कि अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, उन्होंने कहा कि हम बतौर जज हमने हलफ उठाया है कि हमने आइन और कानून के मुताबिक काम करना है। और ये जो कमीशन तश्कील दिया गया था ये बाकायदा तौर के ऊपर एक कानून के तहत कमीशन तश्कील दिया गया था और जो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स को लिया गया उसके लिए भी ये ज़रूरी नहीं होता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसमें एतमाद में लिया जाए। उन्होंने कहा कि वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज़ हैं और उनको अगर कमीशन में शामिल किया जाए तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्हें कमीशन में इजलास में शिरकत करने से नहीं रोक सकते। लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आड़े हाथों लिया उन तमाम रिमार्क्स को और उन तमाम प्रोसीडिंग्स को जो 5 रुकनी लार्जर बेंच के ज़रिए कार्रवाई से रोका गया। लेकिन उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल में क्योंकि जुडिशल ऑर्डर मौजूद है, लिहाजा उन्होंने अटॉर्नी जनरल से माजरत की और कहा कि वी आर सॉरी अटॉर्नी जनरल, हम इस केस की कार्रवाई को मज़ीद नहीं आगे बढ़ा सकते। 4 फरीक़ैन को नोटिस जारी किए गए थे, 4 में से सिर्फ एक जो सहाफ़ी थे अब्दुल क़य्यूम वो पेश हुए और उन्होंने अपना बयान से मुताल्लिक बताया, लेकिन दीगर फरीक़ैन भी पेश नहीं हुए। उस पर भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि उन्हें पेश होना चाहिए था। इसके साथ साथ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून के ऊपर अमल करने के पाबंद हैं, लिहाजा हम जो है वो ना तो हमने आइन के तहत हलफ उठा रखा है और तमाम तर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो आइन और कानून के मुताबिक चल रही हैं, लेकिन क्योंकि स्टे ऑर्डर दे दिया गया, ऑल्दो के स्टे ऑर्डर के हवाले से ये भी नहीं बताया गया कि ये स्टे ऑर्डर दिया जा रहा है या दिया गया है, तो जो एक जज हैं, मेंबर हैं इस कमीशन के, वो कोयटा से आए हैं, उन्हें पेशगी नहीं बताया गया और जब वो आ चुके तो तब भी जो वकला हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी, उन्होंने अदालत में आकर बताने की भी जहमत नहीं की। लिहाजा कमीशन ने यह कह दिया है कि अब हम
हम मजीद कार्रवाई नहीं कर रहे। यहीं पर इस कार्रवाई को रोक दिया गया है जो ऑडियो कमीशन की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से तफसीली ऑर्डर जारी करेंगे और तमाम तर जो हालात हैं उनका जायजा लिया जाएगा। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी मौजूद हैं। अदील, कार्रवाई से रोक दिया गया है ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन की जानिब से, जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से मजीद क्या कहा गया? देखिए, ऑप्शन नहीं था अब इस कमीशन के पास आगे चलने के हवाले से। लार्जर बेंच ने ये फैसला दे दिया। अगरचे ये जो मुअत्तली है इसको कलअदम अभी नहीं करार दिया गया, लेकिन इसकी फेट नजर आ रही है। जो रिमार्क्स कल सामने आ गए हैं, इस कमीशन का क्या हाल होगा, इसका क्या इस कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये ऑलमोस्ट वाजे हो चुका है। लेकिन चूंकि एक ड्यू प्रोसेस है, उस पे चलना है, इस पे आर्गूमेंट्स होने हैं। फ्रीकैन को भी नोटिस नहीं हुए थे, अब वो नोटिस गुज़िश्ता समात पे हो गए हैं। अब अगली जो समात होगी 31 तारीख को, तो उसमें अब इस प्रोसीडिंग के चलने की जो अहमियत है वो शायद इतनी नहीं रही फैसले तक, जितना इसमें पहले अदालत बहुत सी चीजें वाजे कर चुकी है, इसको मुअत्तल कर चुकी है, ये रुक चुका है। तो चूंकि कानून तो मौजूद ऐसा कोई था नहीं जिसमें ये चीजें वाजे हों कि अगर किसी जज साहब को कमीशन में शामिल करना है तो उसका क्या तरीकाकार होता है। ये रिवायात चली आ रही थी। उन्हीं रिवायात के तहत जिस तरह के मेमो गेट कमीशन बना और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये कमीशन बनाया, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान जो है उनको शामिल किया गया था। इसके अलावा दीगर कमीशन जो है वो बनते रहे। तो जो हाजिर सर्विस जज साहिबान से मुतल्लिक कमीशन होता है तो उसमें रिवायात यही होती हैं कि चीफ जस्टिस से कॉन्सेंट ली जाती है। लेकिन इसमें अदालत ने ये वाजे कर दिया कि इसमें जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स हैं उनके हवाले से, उनकी खिदमत लेने के हवाले से भी ये जरूरी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पूछा जाए। चूंकि इसमें एक तो कानूनी पहलू है और एक इंतजामी पहलू है। वो बिल्कुल एक जायज बात लगती है कि चूंकि चीफ जस्टिस ने जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से जो उन्होंने प्रोसेस को लेकर चलना होता है, उन्होंने बेंचेस बनाने होते हैं, जजेस की रोस्टर्स जारी करने होते हैं। अगर इसी तरह से हुकूमत अपनी मर्जी से कमीशन बनाती रहेगी, इसी तरह हुकूमत अपनी मर्जी से जज साहिबान को शामिल करती रहेगी बगैर मुशावरत के, तो इस तरह से फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो है इसका प्रोसेस है ये मुतासर हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब एक इखलाकी पहलू भी है, दूसरी जानिब एक इसका एक सियासी पहलू भी है जो कि सियासी डोमेन में डिस्कस होना शुरू हो गया है कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिश्तेदारों से मुतल्लिक जो ऑडियो, उनकी जो साथ साहिबा से मुतल्लिक जो ऑडियो का जो मामला था, तो चूंकि वो था और वो खुद इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, तो एक इसमें कंट्रोवर्सी जरूर पैदा हो गई। और ये आने वाले दिनों में, अगर कमीशन ने तो अपना काम रोक दिया है, लेकिन आने वाले दिनों में पब्लिक डोमेन में और जो सियासी डोमेन में इस पे काफी बहस होती रहेगी, इस पे क्रिटिसिज्म होता रहेगा। लेकिन एक जो खतरा था कुछ लोगों के लिए, एक खदशा था, इसके जो इम्प्लीकेशंस थी, ये जो तमाम जो कार्रवाई चल रही थी, वो खतरा बहरहाल टल गया है। उसमें वो खतरा बहरहाल टल गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इमरान खान के खिलाफ जिन्ना हाउस अस्करी टावर हमला केस एक और जमानती एडवोकेट मोहम्मद हबीब इमरान खान की जमानती मचल के जमा कराने पहुंच गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का जमानती मचल के इमरान खान की मौजूदगी में जमा कराने का हुक्म मुल्जिम इमरान खान किधर है जिसके जानिब से मचल के जमा कराने हैं। अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, जमानती की जानिब से कहा गया है कि अदालत अभी हुक्म दे तो मैं इमरान खान को लेकर आऊँगा। मजीद क्या तफसीलात हैं और समाअत जो है वो मुलतवी भी की गई है? जी बिल्कुल, अदालत ने इसी बुनियाद पर समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की थी कि जमानती की जानिब से कहा गया था कि मैं इमरान खान को कुछ देर तक ले आता हूं, लेकिन अभी तक ना दरख्वास्त गुजार का अदालत पहुंचा ना ही इमरान खान पहुंचे। तो इस हवाले से आज दोबारा एक और जमानती एडवोकेट मोहम्मद हबीब इमरान की जानिब से इमरान खान के जमानती मचल के जमा करवाने के हवाले से कार्रवाई का आगाज किया गया। तो अदालत ने कहा कि जमानती मचल के तो मुलजिम की मौजूदगी में जमा होते हैं, तो किधर है इमरान खान, ये मचल के उनकी मौजूदगी के बगैर जमा नहीं हो सकते। जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अगर अदालत हुक्म दे
तो मैं अभी इमरान खान को ले आता हूं, जिस पर अदालत ने कार्रवाई कुछ देर के लिए मुलतवी की। लेकिन अभी तक ना तो इमरान खान ATC अदालत पहुंचे हैं, ना ही जो जमानती है वो पहुंचे हैं। तो गुज़श्ता रोज भी तीनों मुकदमात में, जो कि 9 मई के वाकयात के बाद दर्ज किए गए थे, उन मुकदमात में इमरान खान ने अबूरी जमानत करवा रखी है और 1-1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा करवाने का हुक्म दिया था, जिस पर ताहाल अभी तक अमल दरामद ना हो सका। ठीक है इशफाक, एक और खबर है कि आशियाना इकबाल रेफरेंस पे मजीद समाअत जो है वो 3 जून तक मुलतवी कर दी गई है, इस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल स्कैंडल से मुतल्लिक कार्रवाई मुलतवी कर दी है और 3 जून तक ये कहा है कि फरीकैन के वकला आइंदा समाअत पर पेश होकर अपने अपने दलाइल का आगाज करें। अदालत के रूबरू शहबाज शरीफ की बरीयत समेत दीगर दरख्वास्तों पर समाअत हुई, तो शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज की जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए कि आशियाना इकबाल स्कीम के ठेके से सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और इस हवाले से नैब की सप्लीमेंट्री तफ्तीश की रिपोर्ट भी आ चुकी है। करप्शन के कोई शवाहिद नहीं मिले और इसी बुनियाद पर शहबाज शरीफ की बरीयत की दरख्वास्त मंजूर की जाए। बरीयत की दरख्वास्त मंजूर की जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद थे। बहरास आपको लिए चलें, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सिंध के अंदर मैंने कभी भी नहीं कहा कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। सिंध की कोई आइडियल पोजीशन है। जिस तरह आपने कहा कि सिंध के अंदर हमेशा आपकी हुकूमत रही है, सिंध के अंदर आपने खुद ही एक चीज़ कही कि आप मार्शल लॉ का दौर निकालें ना, तो वो भी कोई 30, 35, 40 साल बनते हैं। उसके बाद जो मार्शल लॉ की छतरी तले हुकूमतें आई वो भी आपके सामने हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे दूसरों की निस्बत ज़्यादा हुकूमत की। उसके अंदर जब भुट्टो साहब थे तो तब भी कराची जैसा बड़ा शहर जहाँ पर कोई 30 के करीब MNAs हैं, उस शहर के अंदर कभी भी हम बलदियाती इलेक्शंस में कामयाब नहीं हो पाए। ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और वो अपने काम की बुनियाद पर है। बिल्कुल पानी वहाँ की अहम ज़रूरत है, समुंदर के किनारे वो है, वो कमी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही पूरी करनी है और इंशाअल्लाह ताला उस पे काम होगा, वो पानी की कमी दूर होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ वज़ीर आज़म साहब से है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उन्हें शहबाज शरीफ साहब से कहा कि इधर भी एक नज़र होनी चाहिए। तो आगाह करें कि जंग से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख याकूब का पार्टी छोड़ने का ऐलान। शेख याकूब की 9 मई के वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। एक शख्स ने अपने मजमूम मकासद के लिए नौजवानों की मनफी सियासत की तरफ उन्हें माइल किया है। शेख याकूब की जानिब से ये बयान दिया गया, उनकी जानिब से मजीद क्या कहा गया आपको भी सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, शेख याकूब PP 125 जंग से PTI के उम्मीदवार हैं और ये अपने हलके में बहुत ही मकबूल हैं और मुस्बत और अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने हालिया 9 मई को पेश आने वाले वाकयात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और इमरान खान पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि एक शख्स ने अपने मजमूम मकासद के लिए कौम बिलखसूस नौजवान तबके को मनफी सियासत की तरफ माइल किया है। शेख याकूब ने कहा कि हालिया पुरतशद्दुद वाकयात की वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करते हैं और पार्टी टिकट भी वापस कर दी है। उन्होंने अवाम और पार्टी के बाकी साथियों पर पुरजोर अपील के करते हुए कहा कि वो किसी की बातों में ना आए और शरपसंद अनासर से खुद को अलहदा कर ले। इससे कबल जब ये बयान जारी कर रहे थे तो उससे कबल उन्होंने कई अपने जो उनके हल्के के सीनियर रहनुमा और वर्कर थे उनसे भी मुशावरत की गई और इस बात पर उन्होंने आमादा हुए कि ये फौरी तौर पर तरीके इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए क्योंकि वो पुरतशद्दुद वाकयात की किसी भी सूरत हामी नहीं रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। साहब सबी महमूद साहब, हाशिम थेबो साहब, आसिफ वहीद कोरेजो साहब, मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान, कराची बार के सारे मेंबरान मुझ समेत ऑनरी मेंबरशिप आज मुझे दिए। मुझे पता नहीं, मैंने अभी पूछ रहा था बिल्कुल ये आपके कानून में है कि इलीगल काम कर दिया आपने, मुझे नहीं पता है। ये मैं पहले चेक करूंगा फिर इसको एक्सेप्ट करूंगा कि लीगली आप कर सकते हैं ये कि नहीं। इसलिए कि मैं वकील तो नहीं हूँ, हाँ एक वकील का बेटा ज़रूर हूँ, उस हवाले से सिर्फ। और ये भी मैं क्लेम कर सकता हूँ कि इस सिटी कोर्ट में, इसलिए कि यहाँ से मेरे ख्याल 50-60 मीटर की
डिस्टेंस में मेरे वालिद साहब का दफ्तर हुआ करता था। तो उस हवाले से आप में से काफ़ी जो नौजवान हैं उनसे पहले इस प्रेमिसेस में आता रहा हूँ, लेकिन वकालत मैंने नहीं की है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा ऑफिस बेयरर्स और मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान को कराची बार एसोसिएशन के, जिन्होंने आज हलफ उठाया है। इस हलफ के साथ आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आती है, और जो आपने आज हलफ उठाया है कि आप बार के मेंबरान, वकला और उसके अलावा इस मुल्क के आईन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इस जिम्मेदारी के लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपको ताकत दे कि आप ये जिम्मेदारी निभा सकें। मैं आपका मशकूर भी हूँ कि मुझे आपने आज यहाँ दावत दी है इस हलफ बर्दारी वफादारी की तकरीब में, और मैंने आपको यह हलफ दिया है। मैं एक चीज़ मैंने प्रेसिडेंट आमिर सलीम साहब को बताया था और मुर्तज़ा वहाब को भी बताया कि आपने जो तकरीर की है, पीछे बैठे हुए एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा है। आई डोंट नो आगे आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। शुक्र है। ये जो पीछे है ना, जो स्टेज पे सारे, उन्होंने सुना कुछ भी नहीं है। तो अब मैं जो भी बात कहूँगा वो बगैर सुने हुए दूंगा। लेकिन मैंने फिर आमिर सलीम साहब को और ख़ास तौर पर सेक्रेटरी जनरल साहब वकार आलम बासी साहब, इसलिए ये स्टेज के फ़राइज़, स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं आपकी काबीना को अलग से बुला लूँगा ताकि आपके जो गुजारिशात हैं उन पे अमल किया जा सके। और मैं इंशाल्लाह इसी हफ्ते में मुर्तज़ा वहाब साहब से कहूँगा कि मीटिंग अरेंज कर दें। मुझे जो बताया गया है, कुछ आपके हाउसिंग स्कीम के इश्यूज़ हैं, आपके वकीलों के इलाज के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें फिर मैं जब आपके नुमाइंदे आएंगे मेरे साथ उस वक्त एड्रेस कर दूँगा। मुझे यहाँ बैठे हुए बहुत ही माजरत के साथ भी अपने वकला बरादरी से, मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जब मैं पढ़ रहा था, और उस सेमिनार में जो लीगल प्रैक्टिसेस हैं इंजीनियरिंग के हो जाते हैं, केसेस वगैरह, उस पर एक लेक्चर दे रहे थे। तो जो प्रोफेसर थे उन्होंने हमें शुरू करने से पहले ना कहा कि जी ये झगड़ा चलता है कि सबसे पुराना प्रोफेशन कौन सा है। तो जो डॉक्टर हजरात थे वो कहते थे कि जी सबसे पुराना प्रोफेशन हमारा है, यानी मेडिसिन का है, इसलिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बीबी हवा पैदा हुई थी और ये पहला मेडिकल काम था। वहाँ साथ ही मेरे जैसे एक इंजीनियर बैठा था, उसने कहा नहीं, ये हज़रत आदम और हवा से पहले इस दुनिया में अफरा तफरी थी और इंजीनियर्स ने इस अफरा तफरी को दूर किया और ये दुनिया, ये समंदर, ये दरिया, ये अर्थ, ये ज़मीन, ये सब पैदा हुई। तो ये इंजीनियरिंग फील्ड है, सबसे पुरानी जो पेशा है वो इंजीनियरिंग का है, इसलिए कि उन्होंने केओस से, अफरा तफरी से ये दुनिया बनाई। तो साथ ही एक वकील बैठा था, उसने कहा कि अफरा तफरी किसने फैलाई? Who created this chaos? तो आज ये केओस इधर पे मैंने देखा। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि वो चीज़ दुरुस्त साबित हुई। मैं फंड बिल्कुल दूंगा, मैंने वो पहले ही बता चुका हूँ कि मैं मिल लूँगा अलग। लेकिन इसके साथ साथ मैंने मुर्तज़ा से पूछा एक और चीज़ जो मुझे, खैर वो वकला तक नहीं है महदूद, कि जैसे डॉक्टर को स्टेथोस्कोप से पहचाना जाता है, इंजीनियर्स जो है वो अपने टूल से पहचाने जाते हैं, पुलिस या फौज वो अपने हथियारों से पहचानी जाती है, तो वकला जो है वो अपने काले कोट और टाई से पहचाने जाते हैं। लेकिन आज उसमें एक एडिशन कर दें,
सेल फोन भी बहुत ज़रूरी है वकील के पास होना, इसलिए कि वो तस्वीरें जितनी मैंने इधर खिंचवाई है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने इतनी हिम्मत अफजाई की है, तो वो भी ऐड कर दें। खैर, जो बातें थी मेन, मैंने वो जैसे मैंने कहा सुनी नहीं, तो उसका जवाब मैं प्रॉपर दे नहीं सकता। मैं इसी हफ्ते एक मीटिंग कर लूँगा। लैंड और फंड का हमने फंड्स की बात है, लैंड की बात है, कोई मेडिकल के इश्यूज़ हैं, हमने इंश्योरेंस तो वकला की कर दी है, वो तो मेरा ख्याल है वो हो गई है। और ज़मीन का मैंने लैंड का पहले ही बताया, वो कर देंगे। और मैं इसके साथ साथ मैं नाम लेना भूल गया था, काजी बशीर, अरशद नकवी, फजल कादर मेमन, हमारे PLF वाले सारे जो इधर वकला है, उन सबको भी मैं, उनकी भी मेहरबानी है, हमेशा मुझे याद रखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जमहूरी हुकूमत वकला की तंजीमों के साथ मिलके ये कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, और इस सिलसिले में विदाउट ट्राइंग टू अट्रैक्ट एनी कंटेम्प्ट नोटिस, यहाँ जज साहिबान भी बैठे हैं, मैं कहूँगा कि हाँ, आइन और कानून की हुक्मरानी जब तक होगी, लेकिन अगर आप आइन से बाहर कोई चीज़ करेंगे तो फिर, और मैं ये कई बार कह चुका हूँ कि यहाँ पे इस मुल्क में आइन की पाबंदी तो हर एक का फ़र्ज़ है। इस मुल्क का जो शहरी है उसको इस मुल्क के आइन की पाबंदी करनी है, लेकिन आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा, उसके लिए एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ये हलफ उठाते हैं, दूसरा असेंबली के मेंबरान हलफ उठाते हैं, तीसरा जुडिशरी हलफ उठाती है कि आपने आइन को ना सिर्फ फॉलो तो सबने करना है, तो ये जिम्मेदारी मेरी भी है। तो अगर मैं कभी कहता हूँ, बहुत एज एग्जीक्यूटिव, मैंने तो 2 टोपियाँ पहनी हुई, एग्जीक्यूटिव भी हूँ, पार्लियामेंट प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर भी हूँ, तो 2 बार ये हलफ मैंने उठाया कि मैंने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा, प्रोटेक्ट डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये हलफ उठाता हूँ। तो अगर कोई और सियासतदान या जुडिशरी भी बहुत ही माजरत के साथ, मेरे ख्याल में, और मैं इसका बहुत आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जो कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह की थी, वो किसी भी सूरत में किसी इंडिपेंडेंट जुडिशल ऑफिसर, और मैं सब कह रहा हूँ उनको बिठा दें, कोई कह दे कि वो तशरीह दुरुस्त थी, और इसी यही वजह है कि पता नहीं साल हो गया अब, तो वो अभी तक उसकी रिव्यू जो है वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, इसलिए कोई भी जज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर जुडिशरी भी आइन से बालातर होके कुछ फैसले करेगी तो हमें हक है उस वक्त उन फैसलों पे तबसरा करने का। और मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, कुछ और भी है, लेकिन वो फिर बात लंबी हो जाएगी तो मैं उस तरफ नहीं जाता। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कराची बार एसोसिएशन का, आप सब वकला का। मैं तो आपसे मिल रहा हूँ ना इसी हफ्ते में, और इंशाल्लाह वो तो मैंने सुना ही नहीं था इसलिए मैंने आमिर सलीम साहब से कहा है, बाकी सारे जो ऑफिस बेरर्स हैं उनसे हम इसी हफ्ते में मीटिंग करेंगे। उसके अलावा मुझे आवाज़ इधर की समझ नहीं आ रही थी, उधर से कहाँ से मैं सुनूंगा। प्रोसिक्यूशन वालों का भी बड़ा इशू है, प्लॉट्स का क्या ऐलान कर दिया, मैंने तो कर दिया मिलेगी भाई। हेलो, मैंने पहले ही कह दिया, वो लैंड का जो इशू है, आपने देखा ना, वो आपको आवाज़ नहीं आ रही है, लैंड के इशू में बुला के और उसको इसी को रिजॉल्व करेंगे। एक और चीज़ भी मैं इधर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में कराची बार की तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो अदालती कत्ल जिसका हर एक आदमी कहते हैं किया गया था, उसका रेफरेंस मौजूद है। हम सुप्रीम कोर्ट से ये भी इस्तदा करेंगे कि इसकी जल्द से जल्द हियरिंग की जाए, और आज से जो 1979 में जो अदालती कत्ल हुआ था उसका इंसाफ किया जाए। मैं आप
मैं इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा सबको